हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ने से पहले कल के करंट अफेयर का क्विकली रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप कल वाला करंट अफेयर ना भूलो। तो दोस्तों अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती आई 11 नवंबर को, और इनकी जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं पूरे देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके अलावा वीरांगना सेवा केंद्र, ये भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के लिए शुरू की है एक परियोजना। इसके तहत जो शहीद होंगे उनकी पत्नियों को उनकी शिकायतें सुनने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन दोस्तों कंबोडिया में हो रहा है, और इसमें हिस्सा लेने अपने उपराष्ट्रपति गए हैं जगदीप धनखड़ जी। पेरिस मास्टर्स 2022 का पुरुष एकल जीत लिया है होल्गर रूने ने, और पता है किसको हराया है? इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक टाइम पर चीफ जस्टिस हुआ करते थे। और वहीं दोस्तों COP27 शिखर सम्मेलन जो कि हो रहा है मिस्र में, वहां पर सऊदी अरब ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2050 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया सेम अनाउंसमेंट 2070 का किया हुआ है, यानी भारत 2070 में शून्य शुद्ध कार्बन एमिशन वाला देश बनेगा। भारत ने पिछली साल ही इसकी घोषणा कर दी थी। 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हड्डा को। और पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटीज नाम से आयोजन हुआ गोवा में, गोवा के मुख्यमंत्री ने किया। और 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया आरफा खानम को। सर डेविड बटलर, इनका निधन हो गया है। ये दोस्तों आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक माने जाते थे। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन सा दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं महत्वपूर्ण। एक तो विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे, और एक मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले निमोनिया दिवस। निमोनिया दिवस दोस्तों निमोनिया रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जाए, इसके प्रति जागरूक किया जाए, जिससे वो अपने रोग को पहचान करके इलाज करवा पाए सही समय पर। तो यहाँ पर इसकी थीम इस बार रखी गई है निमोनिया इफेक्ट एवरीवन। निमोनिया की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से होती है, पूछा जा सकता है आपसे। तो निमोनिया इफेक्ट एवरीवन ये इस बार की थीम है। अच्छा, निमोनिया जो है किससे जुड़ी समस्या है? तो ये फेफड़ों से जुड़ी समस्या है। ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, अभी पेट के एग्जाम में पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन। तो निमोनिया जो है ये सांस से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया और कवक सहित कई संक्रामक एजेंट की तरह की वजह से हो सकता है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस। दोस्तों 1947 में 12 नवंबर को एक बार महात्मा गांधी जी पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस में दिल्ली में। वहां पर उन्होंने जाकर के एड्रेस किया, पूरे देश को एड्रेस किया। ये वो समय था, देखिए 12 नवंबर 1947 की बात हो रही है। हम लोग आजाद कब हुई? 15 अगस्त को 1947 को, सेम ईयर में, यानी आजादी के जस्ट 2 महीने बाद ये पहुंचे दिल्ली में और ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस में, और रेफ्यूजीज को लेकर के इन्होंने देश को संबोधित किया था। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, महात्मा गांधी जी गए थे। तो इसी दिवस को याद करते हुए ये मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। ठीक है, लोक सेवा प्रसारण दिवस, या कहें कि नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये महत्वपूर्ण दिवस है नवंबर मंथ के अभी तक आए हुए। कल मैंने रिवीजन करवाया हुआ था, तो आज बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में किस देश का नाम हटाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने दोस्तों भारत को हटा दिया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। अब ये लिस्ट से हटा दिया गया है, इस पर दुखी होने की जरूरत नहीं है, इस पर खुशी होने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि ये अच्छा हुआ कि हमें हटा दिया गया यहां से। क्यों हुआ अभी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक बात जान लो, केवल भारत को नहीं हटाया गया है, भारत समेत 5 देशों को हटाया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। देखो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होता क्या है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में अमेरिका उन देशों को रखता है जो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि इंटरनेशनल जो व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो मैक्सिमम दोस्तों यूएस डॉलर में ही होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते रहते हैं, उसकी वैल्यू को
मैनिपुलेट करते रहते हैं। इसमें चाइना वगैरह भी शामिल है, और चाइना पर आपको पता होगा 2019 में ट्रम्प साहब आए थे, पीछे पड़ गए थे चाइना के, और चाइना को साफ साफ तौर पर आकर के सामने से उन्होंने कह दिया था कि ये करेंसी मैनिपुलेटर है, ये बार बार करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू करता रहता है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसे ही इंडिया को भी सेम इस लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन इंडिया फाइनली इस लिस्ट से अब हट चुका है। यहां पर आप देखोगे तो इस लिस्ट में ना अब इंडिया का नाम नहीं दिख रहा है, नहीं तो एक टाइम पर यहीं पर इंडिया भी हुआ करता था। ठीक है, तो इस लिस्ट में अभी ये सभी देश पड़े हुए हैं। तो इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब हुआ कि अमेरिका जो है वो ये जानता है कि ये लोग करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, इस वजह से उसको निगरानी में रखता है। अब इस निगरानी की लिस्ट से इंडिया को निकाल दिया गया है। क्लियर इतना? पिछले 2 साल से इंडिया इसमें पड़ा हुआ था। अच्छा, अभी अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन आई हुई थी भारत की यात्रा पर। वो आकर भारतीय वित्त मंत्री के साथ बैठक भी की, मीटिंग करी, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। वही समय पर वहां अमेरिका के वित्त विभाग ने ये डिसीजन ले लिया। ठीक है, मतलब ये इधर इंडिया में विजिट कर रही हैं और यहाँ पर एक करेंसी से ही रिलेटेड, वित्त विभाग से ही रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन आ गया। फिलहाल सूची से निकाले गए और देशों में इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह शामिल हैं। लेकिन कुछ देश अभी भी हैं जो अभी भी लिस्ट में पड़े हुए हैं, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान वगैरह। ठीक है, तो ये सभी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में है अमेरिका की। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल प्रदान किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक ऐसा पोर्टल होगा जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक जो है वो ग्रीन पावर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेगा और इसको उपभोग भी कर सकेगा, बेच सकेगा। उसके बाद समझ लो इसकी खपत को बढ़ावा मिलने में भी आसानी होगी, हर प्रकार से आसान कर दिया जाएगा। मतलब जैसे कि होता है ना कि हम लोग बाकी चीजें, बाकी जो एनर्जी है वो आराम से मार्केट में अवेलेबल है, खरीद सकते हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी वाली चीजें जो है वो अभी भी उतना ज्यादा पहुंच नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर अभी इलेक्ट्रिक कार लेने जाओ, उतना आसानी से अभी लोग यहाँ पर यूजफुल नहीं हुए, क्योंकि उनको चार्जिंग स्टेशन की डर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे हरित ऊर्जा खुली पोर्टल के माध्यम से आसानी हो जाएगी, जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे उनका आसानी से यूज करना और उपभोग करने में। तो इसके लिए जो केंद्रीय विद्युत और नवीन ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है, इस पोर्टल को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एथलेटिक्स में भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाए हुए हैं और टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो इनको दोस्तों, नीरज चोपड़ा को, इनको स्विट्जरलैंड ने अभी फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपना चुना हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले याद हो तो अभी सितंबर महीने में ही स्विट्जरलैंड के लुसाने में इन्होंने ओलंपिक जो म्यूजियम है वहां पर अपना भाला दान किया था। कौन सा भाला? ये वही भाला है, वही जेवलिंग है जिस भाले से इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक में इस बार। ठीक है, तो ये भाला ओलंपिक म्यूजियम को इन्होंने दान कर दिया है। वैसे मैरी कॉम के दस्ताने, ध्यानचंद के हॉकी पहले से इस संग्रहालय में मौजूद हैं। फिलहाल इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर इसलिए बनाया गया है जिससे स्विट्जरलैंड को प्रमोट कर सके। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ स्विट्जरलैंड है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ना इधर आ जाओगे आप बीच में, इधर बीच में, तो यहां पर आपको दिख जाएगा स्विट्जरलैंड, ये रहा। ठीक है ना, इटली के पास में फ्रांस, इटली और इधर जर्मनी, इसके बीच में पड़ता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो युद्ध वगैरह से दूर रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसने हिस्सा नहीं लिया था। फिलहाल स्विट्जरलैंड जो है ना, इसकी राजधानी होती है बर्न। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, अगर आपको याद हो तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वैसे दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी भारत चलाया हुआ है सुपर वासुकी, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? लवलीना बोरगोहेन ये वही हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। कहां पर? ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये वही लवलीना बोरगोहेन है। इन्होंने अभी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया हुआ है। अच्छा, इन्हें दोस्तों डीएसपी भी नियुक्त किया गया था असम सरकार के द्वारा आगे चल करके। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन को। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन विंस गोल्ड एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो
देखो अम्मान जॉर्डन में ये आयोजित हुआ एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप, और 75 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता ये। सिल्वर जीता किसने, यानी कि फाइनल में कौन हारी, रुज मेहताओ सोखिबा जो कि उज्बेकिस्तान की थी। परवीन हुड्डा भी एक हैं, भारतीय ही मुक्केबाज हैं, इन्होंने 63 किलोग्राम की कैटेगरी में जापान की किटोमाई को हरा करके गोल्ड जीता है। तो 2 गोल्ड यहां पर आ गए। ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन कहां से संबंधित है, ये असम की रहने वाली है। कहां की, असम की। आगे बढ़ते हैं। मूडीज ने 2022 तक भारत के विकास अनुमान को घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों मूडीज ने अभी नया विकास अनुमान जारी किया है अपना, और इसने अब घटा करके कर दिया है 7.00% भारत की विकास दर को, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट को। आर्टिकल आप देख पाओगे, मूडीज कट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर 2022 फ्रॉम 7.77% टू 7.00%। अच्छा, 7.77% से 7% तो कर दिए ये। कुछ दिन पहले एडीबी ने भी घटाया था, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने 7.5 से घटा करके 7.0 कर दिया था। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, इसको आप में से कुछ लोगों को अभी भी जीडीपी नहीं पता होगा, तो मैं बताते चलता हूं। ठीक है, देखो जीडीपी ना, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऐसे उत्पाद, ऐसे घरेलू उत्पाद जो किसी एक वित्तीय वर्ष में ये उत्पादित किए गए हों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपना इंडिया है, तो इंडिया में किसी एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष बोले तो अपना 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो किसी एक फाइनेंशियल में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ना, घरेलू, घरेलू मतलब घर के अंदर, अपने देश के अंदर जितना भी होता है, तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी कितनी दर से बढ़ रही है, यानी कि कितना परसेंट ग्रो करी है, इसको लेकर के हम लोग अनुमान लगाते हैं, और यही ग्रोथ रेट, यही अनुमान जो है जारी करती हैं संस्थाएं। तो यही जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है, और वो 7.0% बताया गया है। हालांकि 7.0% भी ना अभी दुनिया में सबसे तेज जीडीपी है अपना। ठीक है ना, कोरोना के बाद दुनिया में सबसे तेजी से इंडिया की ही इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने एक और मूर्ति का उद्घाटन किया है। ये इस बार बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की मूर्ति है। तो इनकी दोस्तों 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी अनवील्स 108 फीट टाल ब्रॉन्ज स्टैचू। ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के जो फाउंडर हैं, यानी बेंगलुरु के संस्थापक हैं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, इनकी ये प्रतिमा है। तो इनकी प्रतिमा को नाम भी दिया गया है, इनकी प्रतिमा का नाम होगा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इसका अभी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा, इसको भी उन्होंने ही डिजाइन किया है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइन किया था, राम वी सुतार। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। अच्छा चलो रिवीजन कर ही लेते हैं। आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, चलो ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, क्या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये किसकी मूर्ति है, ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। ये कहां पर है, हैदराबाद में, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है, गुजरात में है। अच्छा, इसके अलावा आपने पढ़ा स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ बिलीव आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, कहां पर, राजसमंद राजस्थान में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और अभी आप देख रहे हो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अमेरिका में कौन सी स्टैचू है ऐसे ही नाम की, सेम नेम की, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो यहां पर है कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु होती है, सीएम है बसवराज एस बोम्मई बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी। और यहां पर अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो बांदीपुर नेशनल पार्क ना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है। यहाँ पर जिलों की संख्या 31 है, विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें जाती हैं यहाँ से। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, और राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, कमल है यहाँ का राजकीय पुष्प। अच्छा, कर्नाटका अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, ये गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु और केरला से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। क्लियर है, बेंगलुरु को आईटी सिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसएससी जीडी का वर्दी बैच जो है दोस्तों, इसको ज्वाइन करने का ना बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है। अगर इस अवसर पर अभी आप ज्वाइन करते हो, मात्र 499 में आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स मिलेगा, फुल बैच मिलेगा, और एक परफेक्ट टाइम है आपकी तैयारी शुरू करने की।
अगर आप एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत ही कम मेहनत के साथ आपको आसानी से ये जॉब मिल जाए, तो समझ लो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 24,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और ऐसी वैकेंसी दोबारा इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। चुनाव के बाद ही जो आएगा आएगा, 2024 के बाद ही आएगा समझ लो, और 2025 लग जाता है वो, समझ लो कि क्योंकि 2024 में चुनाव है तो वो चुनाव का प्रक्रिया होना, उसके बाद फिर नया गठन होना, सब कुछ होने में 1 साल बीत ही जाता है। तो अब 2023 में कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली है, जो भी आएगी फरवरी मार्च तक जो भी आना होगा आएगी, उसके बाद 2025 के बाद ही आएगी। तो अभी जैसे सीजीएल की बड़ी वैकेंसी लगी है, जीडी की बड़ी वैकेंसी लगी है, तो ऐसी ऐसी वैकेंसीज अब समझ लो 1-2 साल का एक साथ आ गया है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको तैयार करना होगा। इसीलिए जीएस बैच जो सीजीएल का है इसको भी 50% ऑफ कर दिया गया है और इसको मात्र 249 में आप ले सकते हो। जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कराया जा रहा है मात्र 249 में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर एमजीटी ऐप पर संपर्क करके। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित टसी गंगा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है? तो टसी गंगा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ये टसी गंग हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से ही मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था श्याम शरण नेगी जी के बारे में, श्याम शरण नेगी के बारे में, इनका निधन हो गया। ये सबसे पहले वोटर थे, आजाद भारत के फर्स्ट वोटर थे, ठीक है ना। और कहां से थे ये भी तो हिमाचल प्रदेश से ही थे, हिमाचल प्रदेश से ही थे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के। तो उनका निधन हुआ अभी, और अपनी लाइफ में 33 बार ये वोट किए थे। और यहाँ पर देखो अभी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, और हाईएस्ट मतलब कि सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। क्लियर है। तो ये लाहौल स्पीति जिले के मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं, आपको पता ही होगा। अभी तक सिक्किम में ये रिकॉर्ड था और अब हो गया हिमाचल प्रदेश के पास। हिमाचल प्रदेश से ही आपको याद होगा सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन भी तो यहीं पर है, सबसे ऊंचा यहाँ पर है। सबसे बड़ा वाला कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने पढ़ा भी कुछ दिन पहले ही, हिमाचल प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली थी मुंबई को हरा करके, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जीता था। और हिमाचल प्रदेश ने ही अभी ट्यूटर योजना शुरू करी है। कौन सी योजना? ट्यूटर योजना। ट्यूटर योजना ये बच्चों को ट्यूशन टाइप से पढ़ाने के लिए था। इसी ने अभी हिमकैड योजना शुरू की थी, हिमकैड योजना। कल की क्लास में लाइव में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इसे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने सत्यनिष्ठा ऐप भी लॉन्च किया था। तो ये जो भी चीजें मैं लिखते जा रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लेना। वैसे आप लोग की रिक्वेस्ट पर अब ये जो मैं रिटन फॉर्मेट में यहाँ पर जो लिखता हूँ, गोचा गाची करता हूँ, ये वाली पीडीएफ भी आपसे भेज दिया करूंगा, ठीक है ना। तो जिससे आपको जो रिविजन पॉइंट बताता हूँ वो भी पता रहेगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश देखोगे तो यहाँ पर है इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। झीलों की बात करें तो खजिहर झील, परासर झील, रेणुका झील, इसके अलावा चंद्रताल, सूरजताल, ये सभी यहाँ पर है, ठीक है ना। सूरजताल भी यहाँ पर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है पिन वैली नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नाटी, कटकी, घुघटी ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजकीय पशु की अगर बात करें तो हिम तेंदुआ है और पश्चिमी ट्रोपोगोन जो है पक्षी है, और गुलाबी बुरांस जो है ये राजकीय पुष्प है। अगला, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कब तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा करी है? देखो स्लम मुक्त बनेगा अब ओडिशा, तो 2023 तक इन्होंने टारगेट रख रखा है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ओडिशा विल बी स्लम फ्री बाय दिसंबर 2023, यानी कि एक साल में लगभग, अभी देखो नवंबर चल रहा है ना, तो लगभग 13 महीनों में स्लम मुक्त हो जाएगा ओडिशा। तो ऐसा वहां के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने घोषणा करी हुई है। इसके लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ ये हेल्प लेंगे और अपना जो पहले से ही कार्यक्रम चला रहे हैं जागा मिशन कार्यक्रम, तो जागा मिशन कार्यक्रम और टाटा स्टील फाउंडेशन दोनों के साथ मिल करके ये स्लम मुक्त बनाएंगे ओडिशा को। क्लियर है? कब तक? दिसंबर 2023 तक। अच्छा, कुछ दिन पहले ही ओडिशा ने घोषणा करी थी कि वो अपने राज्य में जो ये संविदा पर आती है भर्तियां ना, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो संविदा पर भी वैकेंसियां अब जो खत्म होगी उनको परमानेंट किया जाएगा। इसके अलावा अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अभी आपको अगर याद हो तो अंडर 17 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप था ना, अंडर 17 फीफा वीमेन वर्ल्ड कप जो हुआ अभी वीमेन वाला,
उसको कौन जीत ले गया? स्पेन जीत ले गई। वो भी एक आयोजित एक स्थल भुवनेश्वर ही था। मतलब वो 3 राज्यों में आयोजित किया गया, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। तो उसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, तो इसके भी आप याद रखेंगे। डीआरडीओ अपना मिसाइल वगैरह टेस्टिंग यहीं पर करता रहता है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने कक्षा 4 से लेकर के क्लास 4 से लेकर के ग्रेजुएट तक एक नया पाठ्यक्रम ऐड किया है, जो आपदा और महामारी को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के होगा। तो इनके सिलेबस में ये जोड़ा जाएगा। तो ये भी करने वाला एक प्रकार से पहला ही राज्य है अपनी तरह का ये सिलेबस ऐड करने वाला। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम भी यहीं पर शुरू किया गया। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम, ठीक है, ये भी यहीं पर शुरू किया गया। आगे उड़ीसा के बारे में देख लो। उड़ीसा आपको मैप में यहां पर दिख जाएगा। सीएम नवीन पटनायक, ये बीजेडी पार्टी से है ना, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। ठीक है, बीजू पटनायक इनके पिता का नाम है। अच्छा, इसके अलावा ये बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है उड़ीसा? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है अपना बॉर्डर। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। और चिल्का, अनसुपा, कांजिया ये सब प्रमुख झीलें हैं। चिल्का झील वैसे आपको बता दूं फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है और भारत की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन, जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका, ये सभी हैं। इसके अलावा नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। नुआखाई, बाली यात्रा, धानु यात्रा, पुरी जगन्नाथ यात्रा, ये प्रमुख यहाँ के मेले महोत्सव हैं। चलो आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हरियाणा एक बार फिर से सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार से। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आप आर्टिकल देख पाओगे। हरियाणा गेट्स बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पॉलिसीज। अपनी कृषि से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के इसे ये अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा की कृषि से रिलेटेड प्रसिद्ध योजनाएं जो हैं, अगर बात करें तो फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम है, भावांतर भरपाई योजना आई थी। ठीक है, तो इसे देखते हुए अभी नई दिल्ली में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। हरियाणा आ गया है तो हरियाणा के बारे में भी हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे सभी राज्यों की तरह। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने अभी ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया था। ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया था। इसके तहत क्या होगा कि सीएम को जो उपहार मिले हैं ना, तो उसको उसकी नीलामी करके पैसे जो हैं उसका कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया था। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके तहत सीएम साहब जो हैं ऑफिस में बैठे बैठे सबको ट्रैक कर पाएंगे कि क्या क्या अकाउंट काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, पेट्स का पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, ये अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके अलावा पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी ये टॉप पर रहा था। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी ये टॉप पर रहा था हरियाणा। ठीक है ना, ये आपको जरूर जानना चाहिए। हरियाणा को आप देख पाओगे इंडिया के मैप में कहां पर है, तो इंडिया के मैप में यहाँ पर आपको हरियाणा मिलेगा। सीएम यहाँ की मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है और यहाँ पर दोस्तों सूरज कुंड है। सूरज कुंड मेला लगता है, यहाँ पर झील भी है, बहुत ही फेमस ये मेला होता है, अंतरराष्ट्रीय मेला होता है। सरोवर, दमदमा झील, सोहना, बड़खल, बसई वेटलैंड, ये सभी यहाँ पर हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कई बार पूछा गया है। कलेसर नेशनल पार्क भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो जिलों की संख्या 22, विधानसभा 90, सीटें लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5 जाती हैं। राजकीय पशु है ब्लैक बक, राजकीय पक्षी है काला तीतर, राजकीय पुष्प है कमल। चलिए तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, रिवीजन पॉइंट्स मिले हैं काफी, तो आप लोग वीडियो को ना शेयर जरूर कर दिया करो। देखो शेयर करोगे तो फिर मजा आएगा, फिर और ज्यादा एनर्जी के साथ मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास करता रहूंगा। प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। वीडियो आप पूरा देखते जाते हो, रोजाना आते हो, रोजाना देखते हो, पता नहीं क्यों लाइक ही नहीं करते हो। चलिए तो बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो ये कहां पर है, गोवा में है। और अभी फीफा ने विश्व कप 2022 के लिए अपना मस्कट कौन सा बताया है, लाइव। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये कतर में शुरू होने वाला है। कहां पर, कतर में। ठीक है, चलो तो आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको तो पता है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन चलो बताओ किसकी जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा, बाकी के जो और नाम दिए गए हैं, क्या इनकी भी जयंती पर कौन कौन सा दिवस है, ये आपको पता है, लिखिएगा जरूर। COP 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ठीक है ना।
ये कॉप 28 की बात हो रही है। कॉप 26 भी बता देना, कॉप 27 भी बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी फ्री में आपको क्विज प्रोवाइड की जाती है। क्या आपको पता है? आप जाइएगा एमजीटी ऐप पर, बिल्कुल फ्री में क्विज मिलेगी, वहां पर भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर वन लाइनर दिया जाता है, तो क्विकली 1 मिनट में रिविजन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।